Hello students, I am Karthik Madan from Triumph Classes and today we are going to start the chapter Light. यार लाइफ में हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि आखिर हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं. हाउ आर वी बेसिकली एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. तो आज हमारे पास उस चीज़ का जवाब है. पहले के टाइम पे नहीं था. पहले लोग सोचा करते थे कि हमारी आइज़ में कुछ ऐसा होता है, कुछ तरह की फायर्स होती हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो हमें रात में भी दिखाई देता, पर हमें रात में नहीं दिखाई देता, राइट. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया यार लाइट का, जिसमें हम लोगों को ये पता चला कि एक्चुअली में लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द विजन, राइट. जिसकी वजह से हमारे लिए विजन क्रिएट होता है. तो अब हमारे दिमाग में यार और सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये लाइट ट्रैवल करती कैसे है. तो कॉमन ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए हम लोगों को ये पता चल सकता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कि ये जो लाइट है यार हमारे लिए, वो हर हमेशा एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. तो अब इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर एक बोर्ड है, राइट. और इस बोर्ड के एक साइड पर एक कैंडल रखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ एक और साइड पर एक पर्सन है प्रेजेंट. इस बोर्ड में लेट्स से एक होल है, ठीक है. और इस होल की वजह से इस पर्सन को ये कैंडल जो है वो विजिबल है. तो कैंडल से लाइट जो है वो इस पर्सन तक जा पा रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक होल है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इस होल को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया किसी तरीके से. द होल इज नाउ ब्लॉक्ड. नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट सी द कैंडल बिकॉज ये जो होल है वो एक ब्लॉक हो चुका है, राइट. और लाइट जो है वो कभी भी कर्व्ड पाथ में जाकर नहीं जा सकती है और इस पर्सन तक पहुंच सकती है. इट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, राइट. तो यहां पर हम लोगों को सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कि यार लाइट जो है वो हर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी, ठीक है. अब ये जो लाइट है यार, ये काफ़ी अलग अलग तरह के फिनोमिना शो करती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. लेकिन हमारे केस में अभी हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ दो तरह के इसके फिनोमिनास देखने होंगे, जो कि हमारे लिए रहेगा सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. तो हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बिगिन करेंगे सारी चीज़ों को. तो पहले तो यार एक बारी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या. तो यार ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये इसका बेसिक मतलब होता है बाउंस बैक करना. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वॉल है, राइट. ये लेट्स से एग्जांपल एक वॉल है और इस वॉल पर मैं एक बॉल को फेंकता हूं. तो जनरल केस में बॉल क्या करेगी, इस वॉल से टकराकर वापस आ जाएगी, जिसको हम लोग बाउंस बैक बोलेंगे यहाँ पर, राइट. बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर बाउंस बैक रहेगा. तो एक्चुअल में जो लाइट होती है हमारे लिए, ये भी कुछ इसी तरीके से एक्ट करने की कोशिश करती है इस बॉल की तरह. लाइट भी अगर किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर जाती है, किसी भी सरफेस पर, तो वहां से बाउंस बैक करती है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और इसी की मदद से हम अलग अलग चीज़ों को देख भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं, तो लाइट मेरी ट्यूबलाइट से निकलकर इस बोर्ड पर पड़ रही है और फिर मेरी आईज में आ रही है, बाउंस बैक कर रही है यहां से, जिसकी मदद से मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं, ठीक है. तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है इसी बाउंस बैक के. इवन रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन ही इसी तरीके से करते हैं कि रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सरफेस. अलग अलग सरफेस से किस किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी. अगर ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कहीं पर भी ये टेक प्लेस करेगा, तो इसके टेक प्लेस करने के पीछे कुछ लॉज होते हैं. कहने का मतलब कुछ लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को गवर्न करते हैं. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उन लॉज को देख लेते हैं कि क्या वो लॉज हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं. इन लॉज को हम लोग बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यार हमारे लिए जो सबसे पहला लॉ होता है, फर्स्ट लॉ. इस फर्स्ट लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को क्लियर करना होगा हमारे लिए. मैं अज्यूम कर रहा हूं यार यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस. लेट्स से एक एक्स वाई मेरे लिए यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि प्रेजेंट है, ठीक है. इस एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक लाइट की रे आती है, एक स्ट्रेट लाइन में लाइट यहाँ पर आती है इस रिफ्लेक्टर या फिर इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग कॉम्बिनेशन एक्स वाई पर.
अब ये जो लाइट जो इस रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, इस लाइट को मैं बोलता हूं यार इंसिडेंट रे। लेट्स से मैं इसको एक नाम दे देता हूं ए बी, इसका नाम है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट कर जिस पॉइंट पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे पहुंचेगी वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर दूंगा इस रिफ्लेक्टर के। ये जो मेरा रिफ्लेक्टर है यहां पर जो चीज को जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन खींच दूंगा इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर वो लाइट आएगी, और इस पर्टिकुलर लाइन का नाम मेरे लिए रहेगा यार नॉर्मल। अब होगा क्या कि लाइट यहां पर आएगी इस पॉइंट पर और यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस रे को जो रिफ्लेक्ट होकर यहां से जा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये BC है, इसको मैं बोलूंगा यार रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल है यहां पर जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, इसको मैं डिनोट करूंगा यार एंगल I से, या फिर इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, इस एंगल I को मैं बोलूंगा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो ये एंगल जो बन रहा है यहां पर जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में बन रहा है, उसको मैं एंगल R से डिनोट करूंगा, दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यार ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हम लोग जानना चाहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो I है दैट विल पर्टिकुलरली बी इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे लिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसी से मेल खाता है, और हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब कि ये तीनों की तीनों जो रेज हैं वो एक टाइम पर एक 2D सरफेस पर ड्रॉ करी जा सकती है, इनको किसी और 3D सरफेस की जरूरत नहीं है। These all rays are present in a single plane, यही इसका मतलब भी है। तो यार फिर यही हमारे दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R, और हमारा जो सेकंड लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ है हमारा वो कहता है कि इंसिडेंट रे दैट इज AB एंड हमारी ये नॉर्मल, इसको एक नेम दे देते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल MB, एंड हमारी रिफ्लेक्टेड रे दैट विल बेसिकली बी BC लाई इन सेम प्लेन। ये हमारे लिए हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। कभी भी किसी सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी, चाहे वो कोई मिरर हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर हमेशा वैलिड रहेंगे, ये कभी भी झुटलाए नहीं जा सकते, इसीलिए तो इनको हम लोग लॉज बोलते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इन लॉज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं, उनसे इन लॉज को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, तो हम एक जनरल एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली में टेक प्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मिरर है जहां पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करने वाली है, और यहां पर एक रे ऑफ लाइट आती है जिसका नाम लेट्स से मैं AB दे रहा हूं। ठीक है, मैं बोल देता हूं आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेरा बन रहा है दैट इज नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 30 डिग्रीज है। राइट, तो यहां पर ये लाइट इस कदर जा रही है, और अगर अब मैं आपसे पूछ लूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपको बताना है, तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें मुझे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो यहां पर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि मुझे पता है एंगल I इक्वल्स एंगल R, तो यहां पर ये जो एंगल R है मेरे लिए वो सिंपली 30 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप ये सबको क्लियर है। राइट, तो एक और एग्जांपल इसी तरह से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस बारी दो मिरर्स है मेरे पास में, एक है AB और एक है ये मिरर BC। यहां पर एक दो मिरर्स मेरे लिए प्रेजेंट है, और ये दोनों के दोनों जो मिरर्स हैं वो
लेट्स से फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज पे है, राइट एंगल्स पे दोनों के दोनों मिरर्स जो है वो प्रेजेंट है, और लाइट की जो रे है वो कुछ इस कदर आती है यहाँ इस मिरर ए बी पर, और यहाँ पर कुछ एंगल आकर बनाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज बनाती है फिर से यहाँ पर, लेकिन इस बार वो इस मिरर के साथ में 30 डिग्रीज का एंगल बनाती है। और मैं जानना चाहता हूँ कि BC से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो क्या एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो मुझे ये पता लगाना है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। सबसे पहले ये लाइट की रे यहाँ पर आई, अब ये लाइट की रे मिरर पर आने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस एंगल से, वो मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यार फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मुझे सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी मुझे पता था कि ये जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है टू द रिफ्लेक्टर, टू द मिरर, राइट। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक तरह से परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन पे। तो एंगल आई जो यहाँ पर मेरा होगा वो 90 माइनस का 30, दैट विल बेसिकली भी 60 डिग्रीज होगा। अब एंगल आई जो है मेरे लिए वो 60 डिग्रीज मुझे पता लग चुका है, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई और एंगल आर जो यहाँ पर बनने वाला है इस कदर, वो भी 60 डिग्री ही होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मुझे ये वाला एंगल 60 डिग्री पता चल चुका है, राइट। अब मैं इस ट्राइंगल की तरफ देख लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इस पॉइंट को कुछ नोट कर देता हूँ, लेट्स से मैं C बोल रहा हूँ, इसको D बोल रहा हूँ, राइट, और लेट्स से मैं इसको कुछ पॉइंट E बोल रहा हूँ। तो यहाँ इस ट्राइंगल CBE में मुझे पता है अब कि इसका जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्रीज होता है, राइट। तो ये वाला एंगल दैट इज एंगल ECB प्लस ऑफ एंगल CBE दैट इज ये, एंड प्लस ऑफ एंगल CEB विल बेसिकली बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। तो ये तो 60 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्रीज होगा, 30 है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये वाला एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। अब मुझे इस मिरर के लिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा इस रे का, तो फिर से यहाँ पर मैं एक नॉर्मल कंसिडर करूंगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और उसके हिसाब से जब मैं यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करूंगा तो वो 30 डिग्रीज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली है वो इसी 30 डिग्रीज के एंगल के साथ में जाएगी मेरे लिए। तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर जो है कि जो सेकंड मिरर BC है उससे जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाने वाली है। तो यहाँ पर हमारे दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है आई गेस क्लियर हो चुके हैं, राइट। तो यार अभी तक हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देख चुके हैं, और उसके बेसिस पे कुछ बेसिक चीजें कैसे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स कैसे किए जाते हैं, कैसे सोचा जाता है, उसके बारे में समझ चुके हैं, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा यार अलग अलग टाइप के मिरर्स की, तो दो तरह के मिरर्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यार प्लेन मिरर्स के बारे में, ठीक है, और सेकेंडली मैं बात करना चाहूंगा यार स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में फिर और दो तरीके से डिवाइड करके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक बारी देखना चाहूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद यार प्लेन मिरर्स, कि आखिर ये प्लेन मिरर्स क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो देखने की अगर कोशिश करें तो प्लेन मिरर्स हमारे लिए एकदम स्ट्रेट मिरर्स होते हैं। जनरली ड्रेसिंग के टाइम पर हम जो मिरर्स यूज करते हैं वो हमारे लिए प्लेन मिरर्स होते हैं, राइट। इस तरीके का एक मिरर हमारे लिए एक प्लेन मिरर जो कि एकदम स्ट्रेट रहता है। तो इस मिरर की यार खास बात ये होती है कि इस मिरर के केस में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में भी होता है। खैर वो चीजें हम और बाद में थोड़ा सा देखेंगे, पहले एक नॉर्मल हम लोग मिरर देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जब टेक प्लेस करेगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हमारे लिए वैलिड रहेंगे। दैट इज अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस कदर यहाँ पर ये वैलिड रहेगा, ठीक है, एक प्लेन मिरर के केस में। अच्छा, एक प्लेन मिरर के केस में एक इंपॉर्टेंट बात यार ये आ जाती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ऐसी रे एग्जिस्ट कर रही है जो कि एकदम मिरर के परपेंडिकुलर जाती है, राइट, एकदम स्ट्रेट मिरर के परपेंडिकुलर ऐसे। तो इस केस में उस रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कैसी दिखेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो यार रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन देखने के लिए फिर से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो यहाँ पर
मेरा जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसके कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्रीज है मेरे लिए। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्रीज है। मतलब जिस तरीके से इंसिडेंट रे जा रही है उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ पर आ जाएगी। मतलब ये जो रे है इंसिडेंट रे वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, तो यहां पर प्लेन मिरर इस तरीके से काम करता है। तो अब हम लोग थोड़े और नेक्स्ट केस ऑफ मिरर्स को देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए यहां पर रहेगा स्फेरिकल मिरर्स, राइट। स्फेरिकल मिरर्स, तो यार नाम से क्लियर है, स्फेरिकल मिरर्स की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर ऑब्वियसली मैं किसी स्फीयर की बात करूंगा, राइट, स्फीयर की। तो बात बिल्कुल सही है, हाँ यार स्फीयर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्फीयर लिया, यहां पर एक स्फीयर मेरे पास में है, ठीक है, एक बॉल टाइप सरफेस है, और इस बॉल टाइप सरफेस का कुछ पार्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कट कर लिया और ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, राइट। तो यहाँ पर ये मुझे पार्ट कुछ ऐसे तरीके से दिख रहा है, जो मैंने कट किया हुआ पार्ट है मेरा। और अब मैं क्या करता हूँ, इस कट किए हुए पार्ट को यहाँ से पॉलिश कर देता हूँ, यहाँ से पॉलिश कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को रखता हूँ तो वो मुझे दिखाई दे सकते हैं मिरर में। जैसे अगर मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था तो प्लेन मिरर की मैं पॉलिशिंग इधर साइड करता था। पॉलिशिंग इधर साइड करने का मतलब है कि यहां पर अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं दिख जाऊंगा, राइट। तो यहां पर मैंने किया क्या है, एक स्फीयर लिया है, उस स्फीयर में से मैंने कुछ पार्ट को कट किया है और उसको यहां पर लेकर मैंने उसकी आउटसाइड जो थी उसको पॉलिश कर दिया है। तो जब भी कभी भी ऐसा होगा मैं स्फीयर में से एक पार्ट लूंगा और उसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा, तो इस तरीके के मिरर को मैं एक कॉनकेव मिरर बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे लिए एक कॉनकेव मिरर सामने आ रहा है। कॉनकेव मिरर तभी सामने आएगा यार जब मैं एक स्फेरिकल मिरर के आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा। व्हेन आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पॉलिश्ड, उस केस में मेरे सामने एक कॉनकेव मिरर निकल कर आता है। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ आउटर साइड मतलब जो बल्ज्ड पार्ट है वो पॉलिशिंग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ मिरर की हम लोग बात कर देते हैं, जो फिर से एक और स्फेरिकल मिरर रहेगा। बस इस बारी मैं क्या करूंगा, बाहर से पॉलिश करने की जगह अंदर साइड से पॉलिश कर दूंगा। तो एक नए तरीके का मिरर आने लग जाएगा जो अलग तरीके की इमेज फॉर्मेशन करेगा, जो अलग तरीके से इंसिडेंट रेस के साथ में एक्ट करेगा। तो देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट तरह के मिरर को। तो अब मैं फिर से अपना एक स्फीयर लूंगा, उसका कुछ पार्ट कट करूंगा, जैसे मैंने पिछले केस में किया था। पिछले केस में मैंने आउटर साइड से पॉलिश किया था, इस बारी मैं इनर साइड से पॉलिश करने की कोशिश करूंगा। तो इनर साइड से जब मैं पॉलिश कर दूंगा तो मुझे जो मिरर मिलेगा यार उसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स मिरर। जिसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं व्हेन inner side of sphere is polished। हमने क्या किया, स्फीयर के इनर साइड को, अंदरूनी सतह को हमने पॉलिश कर दिया है। तो यहां पर जो टाइप ऑफ मिरर निकल के आया है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब हमने 3 अलग अलग तरह के मिरर्स देखे हैं। तो इन 3 अलग अलग तरह के मिरर्स को देखने के बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों मिरर्स आखिर काम कैसे करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे अलग अलग एंगल्स पर अगर इनकी तरफ आती है तो ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं उनके साथ में, ठीक है। तो अभी तक हमने देखिए इस तरह के मिरर्स देखे हैं। मैं एक बारी फिर से यहां पर लिख देता हूं, हमने 3 तरह के मिरर्स देखे हैं। सबसे पहला जो हमने मिरर देखा यार यहां पर, वो हमारे लिए था एक प्लेन मिरर, जो कि इस तरीके का दिखता था। फिर हम लोगों ने देखा यार यहां पर एक कॉनकेव मिरर, जो कि ऐसा दिखता था, आउटर साइड पॉलिश हो जाती थी एक स्फीयर की। फिर हम लोगों ने देखा यार यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर, राइट, एक कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कुछ इस कदर हम लोगों को दिखाई देता है, इस तरीके से। तो ये 3 तरह के मिरर्स हैं जो हमने अभी तक यहां पर देखे हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे यार कि ये 3 मिरर्स आखिर किस तरीके से काम करते हैं। प्लेन मिरर के लिए हम लोग जान चुके हैं कि ये कैसे काम कर रहा है,
सिर्फ ये दो मिरर्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग इन दो मिरर्स के लिए देखें, हम लोगों को कुछ चीजें डिफाइन करनी होगी इन दो स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना होगा। जैसे ही हम टर्म्स डिफाइन कर पाएंगे हम आगे के लिए भी बढ़ पाएंगे। तो यार अभी तक हम लोग कुछ पर्टिकुलर मिरर्स को डिफाइन कर चुके हैं, 3 टाइप्स के मिरर्स को, कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, वो अब हम लोग को पता चल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन कर दूंगा और फिर हम लोग उनके द्वारा किस तरह से रेज डिविएट होती हैं वो देख पाएंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए करूंगा। देखो कॉनकेव मिरर के लिए एक बार मैं कर दूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगा वो वाला। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉनकेव मिरर सबसे पहले यहां पर मैं बना देता हूं, आउटर साइड से बल्ज कर दिया, राइट। ये कॉनकेव मिरर मेरे लिए यहां पर बन गया। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां से लेकर यहां तक, इसका एक मिड पॉइंट अकर करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो मिड पॉइंट होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको मैं सिंबल से डिनोट करता हूं P, और इसको मैं नाम दे देता हूं यार पोल। ये जो पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको मैं बोल देता हूं पोल। अब ऑब्वियस ही बात है कि यार ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है और उस स्फीयर का पर्टिकुलरली कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉटेड में मैं उस स्फीयर को इमेजिन कर लेता हूं जिसका ये पार्ट था, और इस स्फीयर का जिसका ये पार्ट है उसका सेंटर लेट्स से यहां कहीं पे लाई कर रहा है। तो इसको मैं C से डिनोट करूंगा और इसको मैं बोलूंगा एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब C से लेकर P तक एक और मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और इस पर्टिकुलर लेंथ को जो यहां पर बनी है मैं इसको बोलूंगा यार अपने लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस CP यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, मतलब यहां पर मैं एक और पॉइंट मार्क करूंगा यार F, जो कि एग्जैक्टली मिड पर है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था। इसको मैं F से डिनोट करूंगा और इसको मैं नाम दूंगा यार फोकस। तो देखने की कोशिश करो, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली मिड में लाई कर रहा है यार मेरे लिए मेरा फोकस यानी F। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक कॉनकेव मिरर के लिए। अब लेट्स से CP जो है यहाँ पर, ये CP रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इससे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैं एक इमेजिन कर लेता हूँ। ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है जो इससे पास कर रही है यहाँ पर ऐसे, इस साइड भी और मिरर के इस साइड भी, ये पूरी लाइन को मैं बोलता हूँ यार प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर और मेरे पोल से पास करेगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दी, जैसे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो अब यही सारी चीजें मैं एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं, बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इस बारी मैं कॉन्वेक्स मिरर अज्यूम करता हूं। इस तरीके से इस मिरर में भी ये जो पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका एक यहाँ पर एक सेंटर हो जाएगा, है ना, जिसको मैं P फिर से वही पोल बोलूंगा। अब इस केस में ये जो स्फीयर है इसका एक सेंटर लाई करेगा, स्फीयर का सेंटर वो लेट्स से यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मैं उसको C बोलूंगा। इधर भी उसका नाम वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जैसे वो कॉनकेव मिरर के केस में था। अब यहाँ पर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा और ये जो लेंथ हो जाएगी PC वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी मेरे लिए। और एग्जैक्टली जैसे कॉनकेव मिरर के केस में था, यहाँ पर फिर से मैं इसका एक मिड पॉइंट ले लूंगा F, जिसको मैं इसका फोकस बोलूंगा, राइट। और ये मिड पॉइंट पर है, मतलब फिर से अगर ये टोटल लेंथ PC R है तो ये R/2 है और ये भी R/2 है। और यहां पर भी वैसे सेम तरीके से अगर मैं PC को ज्वाइन करती एक लाइन इमेजिन कर लूं यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन, उसको भी मैं यहां पर फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बोलूंगा जैसे कि मैं कॉनकेव मिरर के केस में कर रहा था। तो टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ी सी इधर उधर है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर लिए हैं। अब टर्म्स डिफाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा यार कि हम लोग इसमें
इंसिडेंट रेज को देख पाए कि किस तरह से इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट हो पाती है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होंगे ही होंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग। सिर्फ कुछ इजी तरीके ढूंढ रहे हैं अपने लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर के केस में सबसे पहले देख लेते हैं कैसे काम चलेगा। कॉन्केव मिरर के लिए हम लोग टर्म्स डिफाइन कर चुके हैं, अब सिर्फ इंसिडेंट रेज को देख रहे हैं अलग अलग तरह की। तो जब भी हम लोग मिरर बनाएंगे, जो टर्म्स हम लोगों ने देखी थी उनको हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। इन सारी टर्म्स को हम लोग हमेशा डिनोट करते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली रे को इमेजिन करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमारे लिए पता है हमको कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे जा रहा है, और इसके पैरेलल लेट्स से एक रे यहां पर आती है, इमर्ज करती है एकदम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब भी कोई रे कॉन्केव मिरर पर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पास कर जाएगी इधर फोकस से, एग्जैक्टली इधर फोकस से वो पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये पहला केस है, कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहां से फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेट्स से इस बार एक और रे आती है और वो पैरेलल ना आके देखो कुछ इस कदर आती है, लेट्स से ये वही मेरी सीपी हो गई, और इस बार जो रे आएगी वो पैरेलल ना आके लेट्स से वो कुछ ऐसे आती है, इंसिडेंट रे इस बार ऐसे आती है मेरे लिए, फोकस से गुजर कर इंसिडेंट रे आती है। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन इज कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो देखने की कोशिश करो, वाइस वर्सा हो रहा है यहाँ पर, अगर पैरेलल रे आएगी तो फोकस से पास कर जाएगी, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल से पास कर जाएगी, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट केस यार यहाँ पर ये होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी जो रे है इंसिडेंट रे, अब वो पैरेलल भी नहीं आएगी, वो फोकस की तरफ भी नहीं आएगी, अब वो लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे इस कदर। तो इस तरह से जब कोई भी रे आती है तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करती है। देखो यहां पर जो सारे लॉज थे मेरे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो 2 लॉज थे वो वैलिड है यहाँ पर भी। एक्चुअली में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री बन रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसे हो पा रहा है। अभी तक के लिए हम लोग 3 केस देख चुके हैं, जिसमें हमारा जब कॉन्केव मिरर बना हुआ है यार, जब कोई भी रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास कर जाती है, जब कोई भी रे लेट्स से फॉर एग्जांपल फोकस के टूवर्ड्स आती है तो वो पैरेलल पास कर जाती है। और हमारा तीसरा केस यार, जब कोई भी पर्टिकुलर रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टूवर्ड्स जाती है, राइट। कोई भी रे हमारे पास में जो आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टूवर्ड्स से होते हुए मिरर की तरफ जाती है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये 3 चीजें अभी तक हमें कॉन्केव मिरर के बारे में पता लग चुकी हैं। अब यही सेम चीजें यार हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशंस के लिए।